फिर आते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स पे, बैगेज रूल्स ऑफ 2016। बेसिकली उसको कहेंगे अपन बैगेज एग्जेम्पशन रूल्स। बैगेज रूल्स आपने पुराने पढ़े होंगे, तो कॉन्सेप्ट वही रहता है कि अगर कोई कस्टमर का मतलब है ट्रैवलर, आई मीन टू से नॉट कस्टमर, तो ट्रैवलर है, वो ट्रैवलर दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो अपन लोग जो इंडिया के बाहर घूमने जाते हैं फिर वापस आते हैं, एक फॉरेनर्स होते हैं जो इंडिया घूमने आते हैं, एक अपने ही लोग हैं पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो बाहर रहते हैं और इंडिया विजिट पे आते रहते हैं हर साल अपनी अम्मा कावेरी अम्मा से मिलने के लिए, है ना। तो ऐसे बहुत टाइप के लोग हैं जो इंडिया में एंटर होते हैं, या तो अपन एंटर होते वापस आते हैं या कोई लोग घूमने आते हैं, एक्सेक्ट एक्सेक्ट, बहुत सारे लोग एंटर होते हैं। तो अपन बैग साथ में लेके आते हैं ना, अपना लगेज होता है बड़े बड़े बैग्स, जिसमें एक तो अपने यूज कपड़े वपड़े रहते हैं, कैमरा, कपड़े, मोबाइल फोन, घड़ी वगैरह, जूते पूते रहते हैं, और कुछ होते हैं गिफ्ट आर्टिकल्स वगैरह जो हम हमारे लोगों के लिए लेकर आते हैं वहाँ से, चॉकलेट के पैकेट्स, तो फलाना तो धिंकाना, तो लोग अब लेके आते हैं ना अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट देने के लिए वगैरह वगैरह। तो ये जो सामान हम इंडिया लेके आते हैं उसमें कितना अमाउंट का गुड्स फ्री में अलाउड है, ड्यूटी फ्री, कितना वैल्यू का गुड्स आप ड्यूटी फ्री इंडिया में ला सकते हो, वो अपन यहां स्टडी करेंगे। और उसके ऊपर अगर कोई आइटम है तो उस पर फिर चार्ज लगता है, यानी कि ड्यूटी लगती है। सो लेट्स सी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिया है जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस, और ये एप्लीकेबल देखो कब से है, 1416 से एप्लीकेबल है, ठीक है। दीज रूल्स विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1416। ओके, अब ये जो जनरल एग्जेम्पशन है इसमें दो रूल है, रूल 3 एंड 4, दो रूल्स अपन यहां पहले स्टडी करेंगे, 3 एंड 4। तो ये टेबल में पूरा दिया है। तो क्लास ऑफ पैसेंजर, यानी पैसेंजर कौन है वो देखेंगे अपन, कंट्री जहां से वो आ रहा है इंडिया, कहां से आ रहा है इंडिया, यूएस से आ रहा है, स्विट्जरलैंड घूम के आ रहा है, श्रीलंका से आ रहा है, नेपाल से आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है, कहां से आ रहा है वो देखेंगे। एंड फ्री ऑफ ड्यूटी कितना आप ला सकते हो वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले देखो रूल 3, इंडियन रेसिडेंस, यानी आप और मैं, इंडियन रेसिडेंस जो अपन यहीं पे रहते हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं पढ़े हुए सालों से, अपन कौन है, इंडियन रेसिडेंट। नाउ वी कैन गो टू फॉरेन कंट्री, विजिट पे गए, आप यूएस गए, मैं स्विट्जरलैंड गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, विजिट पे जाते रहते हैं ना। तो वहां से जब हम आएंगे तो कितना सामान लेके आ सकते हैं ड्यूटी फ्री, वो अपन स्टडी करते हैं। देन फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया, नंबर 2 पे है फॉरेनर्स हु आर रिसाइडिंग इन इंडिया, यानी है तो फॉरेन सिटीजन्स, कोई आदमी यूएस में पैदा हुआ, कोई स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ, कोई श्रीलंका में हुआ, कोई नायरोबी में हुआ, वो इंडिया में रहते हैं जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, यानी दे आर रेसिडेंट्स, समझ रहे हैं ना, दे आर फॉरेनर्स बट दे आर रेसिडेंट्स। वो भी अपने अपने गांव कभी कभी घूमने जाएंगे फॉरेन और फिर वापस आएंगे, तो वो कितना ला सकते हैं वो अपन देखेंगे। या फिर टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी जो इंडिया के बाहर रहते हैं, जैसे अपने ही लोग मोहन भार्गव लोग जो इंडिया के बाहर रहते हैं जॉब के लिए, बिजनेस के लिए वगैरह वगैरह, और फिर विजिट करने आते हैं, कावेरी अम्मा को देखने आते हैं है ना, तो उनको बोलेंगे टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन। गुड, तो 3 लोग हो गए, इंडियन रेसिडेंट्स अपन लोग, फॉरेनर्स एंड मोहन भार्गव्स, यानी कि इंडियन ओरिजिन, लेकिन टूरिस्ट है, इंडिया परमानेंटली रहने के लिए नहीं आए, टूरिज्म के लिए आए, महीने 2 महीने रहेंगे फिर चले जाएंगे। एक्सक्लूडिंग एन इन्फेंट, इन्फेंट यानी 2 साल से कम उम्र का बच्चा, उसको बोलते हैं इन्फेंट। तो इन्फेंट को ड्यूटी फ्री अलाउड नहीं है, ठीक है। वो बच्चा बेचारा है, किसके लिए लाएंगे, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए मैं ला रहा हूं अरे 2 साल से कम, उसको क्या समझ में आता है अच्छा है, चलो। तो इन्फेंट को एग्जेम्पशन अलाउड नहीं है। आप देखो कहां से आ रहा है, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, एनी कंट्री अदर देन नेपाल, भूटान एंड म्यांमार,
नेपाल, भूटान और म्यांमार को छोड़ के बाकी दुनिया में से कहीं से भी आप आओ, यूएस से आओ, स्विट्जरलैंड से आओ, न्यूजीलैंड से आओ, इंग्लैंड से आओ, साउथ अफ्रीका से आओ, कहीं से भी आओ, नेपाल, भूटान, म्यांमार को छोड़ के, नेपाल, भूटान तो सबको समझता है, म्यांमार का मतलब क्या होता है, बर्मा, तो पहले बर्मा होता था, बर्मा, वो आजकल म्यांमार कहलाता है। गुड। यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स एंड ट्रैवल सोवेनियर्स, ये पूरे ला सकते हो, पर्सनल इफेक्ट्स एंड ट्रैवल सोवेनियर्स। एंड यूज पर्सनल इफेक्ट्स यानी जो कपड़े वपड़े तुम लेकर गए जो यूज्ड है, या फॉरेन में भी अगर एक शर्ट खरीदा लेकिन उसको यूज कर लिया, पैक नहीं होना चाहिए, हाँ यूज हो गया, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं फॉरेन में, फ्रांस वगैरह जहाँ लाखों रुपए के कपड़े मिलते हैं ना, फिर उसको मस्त से पहन के आ जाते हैं, तो ड्यूटी फ्री अलाउड होता है। तो पर्सनल इफेक्ट्स एंड ट्रैवल सोवेनियर्स without value you can bring, and articles up to a value of 50,000 rupees, जैसे कोई कैमरा खरीद के लाया, न्यू कैमरा, कोई मोबाइल फोन खरीद के लाया, कोई और कुछ लाया, कोई और कुछ लाया, तो वो 50,000 रुपए तक आप ला सकते हो, 50,000 रुपीज एवरी विजिट। अब देखो जैसे अपन लोग हैं, अपन अभी गए स्विट्जरलैंड घूमने गए, वहां से आए 50,000 का सामान लेके आ सकते, फिर थोड़े दिन के बाद रशिया चले गए, वहां से आए 50,000, फिर थोड़े दिन बाद चले गए क्यूबा, वहां से आए फिर 50,000, यानी फॉर एवरी विजिट यू कैन ब्रिंग 50,000 रुपीज वर्थ ऑफ गुड्स। लेकिन उसमें लिखा है एक्सक्लूडिंग आर्टिकल्स मेंशन्ड इन एनेक्स 1, यानी ये एनेक्स 1 अभी पढ़ेंगे अपन बाद में, इसमें जो गुड्स है वो ड्यूटी फ्री अलाउड नहीं है, उसमें 50,000 का लिमिट भी नहीं है, यानी कि आप अगर 100 रुपए का भी कोई चीज लेके आए जो एनेक्स 1 में लिखा है, तो उस पर टैक्स लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज होगी, उसमें 50,000 का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, एनेक्स 1 वाले जो आर्टिकल है, दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एग्जेम्पशन, रहेगा याद, वेरी गुड। इफ कैरीड, अब कंडीशन ये है कि इफ कैरीड ऑन इन पर्सन, यानी अपन जैसे पहन के आ गए, और इन दी अकम्पनीड बैगेज ऑफ द पैसेंजर, हमारे बैग में है, अकम्पनीड बैगेज यानी जो बैग हमारे साथ में आता है उसको अकम्पनीड बैगेज कहते हैं। और आगे चल के हम अनअकम्पनीड बैगेज भी पढ़ेंगे, नीचे में दिया है अनअकम्पनीड, यानी जहां बैग हमने पहले भेज दिया इंडिया और हम बाद में आ रहे हैं, या हम आ गए बैग बाद में आ रहा है, उसको 4 दिन की बाद की फ्लाइट में बुक किया था बैग को हो सकता है, तो उसको अनअकम्पनीड बैगेज कहते हैं, उसमें भी एग्जेम्पशन है, डोंट वरी। तो वैल्यू को याद रखो, कितना एग्जेम्पशन है, 50,000 रुपए, सिंपल। फिर चलते हैं नंबर 2 पे। अब नंबर 2 भी रूल 3 है, टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन, फॉरेनर्स इंडिया घूमने आते हैं, ताजमहल, गोवा के बीच पे, या और कहीं केरला, but again excluding infant from any country other than नेपाल, भूटान, म्यांमार, उनको भी वही रूल है, नेपाल, भूटान, म्यांमार से एग्जेम्पशन नहीं है, इसके अलावा कहीं से भी आओ तो यूज पर्सनल इफेक्ट्स एंड ट्रैवल सोवेनियर्स आप लेके आ सकते हो, साथ में आर्टिकल्स ला सकते हो अप टू 15,000 रुपीज ओनली, आर्टिकल्स कितने के, 15,000 रुपए तक के। एक्सक्लूडिंग एनेक्स 1, वो पॉइंट सेम रहता है, एनेक्स 1 वाले नहीं, उसमें 15,000 का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एंड इफ कैरीड ऑन इन पर्सन और इन दी अकम्पनीड बैगेज ऑफ द पैसेंजर। तो ये दोनों रूल 3 के पॉइंट्स। फिर आता है रूल 4। रूल 4 ये तीनों कंट्रीज के लिए है, नेपाल, भूटान, म्यांमार। यहां से अगर आप इंडिया में आए, और कौन आया, इंडियन रेसिडेंट यानी मैं और आप, फॉरेनर्स रिसाइडिंग इन इंडिया, एंड टूरिस्ट। तो यहां टूरिस्ट में कोई डिस्टिंग्विशमेंट नहीं है, ऑल टूरिस्ट, इंडियन ओरिजिन वाले, फॉरेनर जो इंडिया आ रहे हैं, कोई भी टूरिस्ट हु कम्स टू इंडिया फॉर टूरिंग पर्पसेस। एक्सक्लूडिंग इन्फेंट, अगेन इन्फेंट कितना ला सकता है अभी नीचे दिया है, मैं बताता हूं, लेकिन कहां से आ रहे हैं, नेपाल, भूटान, म्यांमार से। तो यूज पर्सनल इफेक्ट एंड ट्रैवल सोवेनियर्स तो लेके आ सकते हैं, प्लस आर्टिकल्स अप टू 15,000 रुपीज ओनली, 15,000 रुपए की चीजें लेकर आ सकते हैं।
NH1 को छोड़ के अगेन। और अगर आप लैंड से आओगे इन सब जगहों से, नेपाल, भूटान, म्यांमार में अगर आप लैंड से आओगे तो फिर ये 15,000 रुपए का आर्टिकल्स आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेंगे। सिर्फ पर्सनल इफेक्ट्स एंड ट्रैवल सुवेनियर्स, इतना ही आप ला सकते हो। 15,000 का जो एग्जेम्पशन है आर्टिकल्स के लिए वो आपको नहीं मिलेगा। किसको? जो ये 3 कंट्रीज से आता है। सो बाय लैंड, देखो लैंड में अंडर लेंगे तो ओनली यूज पर्सनल इफेक्ट्स, दैट इज इट। और फिर आगे लिखा है कि व्हेन द पैसेंजर इज एन इन्फेंट, इन सारे केसेस में अगर वो इन्फेंट है, 2 साल से कम उम्र का बच्चा है, देन यूज पर्सनल इफेक्ट्स, डाइपर्स, वो भी यूज वाले विल बी अलाउड ड्यूटी फ्री। उसके अलावा कोई सामान वो खरीद के नहीं ला सकता। और उसके नीचे एक जनरल पॉइंट भी दिया है कि पूलिंग अलाउड नहीं है। ये पुराने लॉ के हिसाब से पूलिंग अलाउड नहीं है। पूलिंग यानी कि जैसे 4 लोग आ रहे हैं और एक बड़ा सा टीवी लेके आ रहे हैं, तो वो ये नहीं बोल सकते कि हम चारों का कंबाइन करके 50,000 50,000 50 मिला के 2 लाख का टीवी अलाउ कर दो, ऐसा नहीं। एक आइटम है, कोई भी एक क्लेम कर सकता है। ये ने 50 का लिमिट लगेंगे या 15 एज द केस मे बी। ठीक है। फिर कुछ डेफिनेशंस ये वही देखो, इन्फेंट यानी नॉट मोर देन 2 years ऑफ एज, यानी 2 साल या उससे कम इन्फेंट। रेसिडेंट का मतलब होता है जिसके पास इंडिया का पासपोर्ट हो, इंडियन पासपोर्ट। देन टूरिस्ट मीन्स अ पर्सन नॉट नॉर्मली रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो रेसिडेंट इंडिया का नहीं है, बट हु एंटर्स इंडिया फॉर स्टे ऑफ नॉट मोर देन 6 months इन द कोर्स ऑफ एनी 12 months फॉर लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेंट पर्पसेस। ठीक है, नॉन इमिग्रेंट है ना, जो इंडिया में रहने के लिए आया, जॉब वॉब करने, वैसा नहीं होना चाहिए, तो उसको टूरिस्ट कहते हैं। जो जॉब करने के लिए आया वो टूरिस्ट नहीं रहता, वो इमिग्रेंट होता है। एंड पर्सनल इफेक्ट्स सबको मालूम है, डेली नेसेसिटीज को सेटिस्फाई करने के लिए जो चीजें होती है, बट एक्सक्लूडिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी को हम पर्सनल इफेक्ट नहीं। फिर ज्वेलरी में क्या है देखो, रूल 5 कहता है क्लास ऑफ पैसेंजर रिसाइडिंग अब्रॉड फॉर मोर देन 1 year। अगर है कोई भी पैसेंजर हो, वो फॉरेनर हो, इंडियन हो, कोई भी हो, एंड ओरिजिन कंट्री फ्रॉम विच द पैसेंजर कम्स एनी कंट्री, कोई भी कंट्री से आए, कोई भी हो और कोई भी कंट्री से आए, बस कंडीशन क्या है, 1 साल से ज्यादा रहकर आना चाहिए। ही शुड हैव स्टेड आउटसाइड इंडिया फॉर मोर देन 1 year। तो वो कितने आर्टिकल लेके आ सकता है ज्वेलरी के? देखो, अगर वो जेंटलमैन है, यानी कि कौन, बप्पी लहरी लिख के रख दो, बप्पी लहरी। अब बप्पी लहरी है तो जेंटलमैन, लेकिन बहुत सारी ज्वेलरी पहनता है ना, इसलिए तो कितनी ज्वेलरी ला सकता है? देखो, अप टू अ वेट ऑफ 20 grams विथ अ वैल्यू ऑफ कैप ऑफ 50,000 रुपीज। 20 ग्राम और 50,000। अगर मान लो कि 10 ग्राम ही लाया है लेकिन 80,000 का हो गया है, ज्वेलरी 80,000 की है, तो 50,000 का एग्जेम्पशन मिलेगा और बाकी 30,000 जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर वो 50 ग्राम लेकर आया है 50,000 रुपए में, 50 ग्राम लेकिन 50,000, तो उसको 50,000 का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, उसमें 20 ग्राम का जो वैल्यू होगा प्रोपोर्शनेट, वो एग्जेम्पशन मिलेगा और उसके ऊपर का टैक्सेबल होगा। तो गवर्नमेंट ने 2 लिमिट लगाई है, एक ग्राम वाइज भी, वेट वाइज एंड वैल्यू वाइज। तो वेट वाइज इट इज 20 grams एंड वैल्यू वाइज इट इज 50,000 रुपीज। याद रहेगा। तो अगर 20 ग्राम के ऊपर हुई तो वो ऊपर वाली टैक्सेबल, या 50,000 रुपए से ऊपर वैल्यू हो गया तो उसके ऊपर का जो वैल्यू है 50 के ऊपर, वो टैक्सेबल जेंटलमैन के लिए। और लेडी पैसेंजर के लिए 40 ग्राम और 1 लाख रुपए, यानी उनकी लिमिट डबल है। वुमेन के लिए लिमिट डबल है। ऑब्वियसली ज्वेलरी नॉर्मली वुमेन ही तो पहनती, लेकिन इसमें देखो थोड़ा सा टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। जैसे हस्बैंड वाइफ घूमने गए, फॉरेन घूमने गए, रहने गए, साल भर 2 साल रहकर नौकरी कर रहे थे, दोनों सीए से, वो दोनों गए स्विट्जरलैंड, वहां मैंने उनको जॉब लगवा दिया स्विस बैंक में।
मैं ही हूं ना वहाँ डायरेक्टर वगैरह, हाँ तो वो बात जाने दो, तो आपको मैंने जॉब लगवा दिया स्विट्जरलैंड में, आप रहे 2-3 साल, फिर वापस आ रहे थे इंडिया। अब जो लड़का था वो कहता है मैं तो ज्वेलरी पहनता ही नहीं, देखो मैं तो कोई ज्वेलरी नहीं है। अब वाइफ ने क्या किया, वाइफ लव ज्वेलरी एज यू कैन अंडरस्टैंड, तो वो बहुत सारी ज्वेलरी लेके आ रही थी, 1,90,000 की ज्वेलरी उसके पास थी। तो क्या होगा, 1 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा और 90,000 टैक्सेबल हो जाएंगी। इसलिए टैक्स प्लानिंग क्या करना चाहिए कि थोड़ी सी ज्वेलरी, कुछ हीरे के हार वार अपने हस्बैंड को भी पहना देने चाहिए। तो फिर हस्बैंड बोलेगा कि ये हीरे का हार तो मेरा है, तो 50,000 रुपए तक का एग्जेम्पशन उसको मिल जाएगा और 1 लाख का वाइफ को मिल जाएगा, यानी कि दे कैन टुगेदर ब्रिंग 1,50,000 वर्थ ऑफ ज्वेलरी एंड ग्राम वाइज 60 ग्राम्स, 20 प्लस 40, ऐसा करने का टैक्स प्लानिंग थोड़ा सा। तो ये हुआ ज्वेलरी। अच्छा मैं पुराने रूल अभी नहीं बता रहा क्या क्या थे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए पुराने रूल को पहले दिमाग से पूरे गायब करा देने का, रिमूव एंड देन रीड दी न्यू रूल्स। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस। ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस का मतलब क्या होता है कि जो पर्सन इंडिया के बाहर रहता है वो अपना बिस्तर बोरिया समेट करके इंडिया आ जाता है रहने के लिए, तो उसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस टू इंडिया, यानी ही नाउ इंटेंड्स टू स्टे इन इंडिया परमानेंटली। करेक्ट। तो ये कौन कौन होता है, जैसे अपने लोग जो बाहर गए नौकरी करने, जैसे आप भी जाओगे, तो भाई रिटायरमेंट के बाद तो इंडिया ही वापस आओगे ना, तो उसको कहेंगे ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस। या रिटायरमेंट की जरूरत क्या, आप 10 साल काम कर लिए, बहुत पैसा कमा लिए, इंडिया वापस आ जाओ, इंडिया में बिजनेस चालू करो, ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस। या किसी लड़की ने इंडियन पर्सन से शादी की, तो अब वो उसका घर बार यहाँ शिफ्ट करेंगी, ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस। तो ये सब उसके एग्जाम्पल में आते हैं, ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस। तो इसमें कितनी चीजें आप ला सकते हो एग्जेम्पशन में, वो देखेंगे अपन। लेट्स सी, a person who is engaged in a profession abroad or is transferring his residence to India will be allowed duty-free clearance of articles on his return in the manner given in appendix below. The allowance would be in addition to the general duty-free baggage allowance under rule 3 or 4 as the case may be. यानी वो जो 50,000 15,000 हमने देखे वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा ये भी मिलेगा। ठीक है, दिस इज इन एडिशन टू जनरल अलाउंस। तो देखो अब इसमें कितना ला सकते हो, तो सबसे पहले इसमें दिया है ड्यूरेशन ऑफ स्टे अब्रॉड, कितने दिन आप रहकर आए, और फिर कितना ला सकते हो फ्री में, और कंडीशंस कुछ है क्या, और कंडीशन है तो उसका रिलैक्सेशन है क्या, 4 पॉइंट देखना है। सो द फर्स्ट इज 3 months to 6 months, यानी एक आदमी जो 3 महीने से 6 महीने तक रहकर आया है, जैसे कारपेंटर गया था, कहाँ गया था, स्विट्जरलैंड काम करने, ही इज अ प्रोफेशनल, तो वो वहां गया और 5.5 महीने काम करके वापस आया, 3 महीने के ऊपर लेकिन 6 महीने के नीचे। अच्छा एक था प्लम्बर, वो गया था, कहाँ गया था, यूएस काम करने, और वो 2 महीने काम करके आ गया, 3 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए उसके, तो उसको कुछ एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, यानी ये वाला एग्जेम्पशन है, ये कुछ भी नहीं मिलेगा। 3 महीने से कम वालों के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है। मिनिमम कैटेगरी स्टार्ट्स फ्रॉम 3 months, तो पहला कैटेगरी है 3 महीने से लेकर 6 महीने तक अगर वो रहकर आया है तो क्या होगा, लेट्स सी, पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स। तो ये क्या है कि वो जो आर्टिकल जनरल वाले हैं उसको छोड़ कर रही है, ठीक है, वो तो है ही आपके पास 50,000 की लिमिट, उसके अलावा है ये हाउस होल्ड आर्टिकल्स, अदर देन दोज मेंशन्ड इन एनेक्चर 1 एंड 2। यहां पे 2 एक्सक्लूजन हो जाते हैं, एनेक्चर 1 एंड एनेक्चर 2, ये दोनों में अलाउड नहीं है ड्यूटी फ्री, बट इंक्लूडिंग एनेक्चर 3। एनेक्चर 3 में जो आर्टिकल्स है वो ला सकते हो, वो अलाउड है, एग्जेम्पशन के अंदर अलाउड है, अप टू एन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ 60,000, 60,000 रुपए तक के
पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स आप लेकर आ सकते हो। कंडीशन में बस वही लिखा है कि ही शुड बी इंडियन पैसेंजर, इंडियन पैसेंजर यानी इंडियन सिटीजन, जो बाहर गांव गए थे अपने लोग वो वापस आ रहे हैं। 60,000 रुपए तक के एग्जेम्पशन। तो अगर अपन ही थे और गए थे और आ रहे हैं, यानी अपन कितना ला सकते हैं, अपन 50,000 रुपए जनरल एग्जेम्पशन में ला सकते हैं और 60,000 रुपए यहां पे ला सकते हैं, यानी टोटल एग्जेम्पशन मिल जाएगा 1,10,000 रुपए। देन अगर कोई आदमी 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में आता है तो फिर क्या ला सकता है, वही है पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स एनेक्चर 1 एंड 2 को छोड़ के, लेकिन 3 को इंक्लूड करके अप टू 1 लाख, यानी कुछ नहीं है, सिर्फ लिमिट चेंज हो रही है, 60,000 से 1 लाख हो गई और कंडीशन वही है, ही शुड बी इंडियन पैसेंजर। फिर अगर आप 1 साल से लेकर 2 साल तक के बीच में आते हो, 1 साल से ज्यादा लेकिन 2 साल से कम, तो फिर वही है पर्सनल इफेक्ट्स ही है, अप टू 2 लाख रुपीज, 1 लाख बिकम्स 2 लाख, तो 60,000, 1 लाख और अब 2 लाख। कंडीशन ये है द इंडियन पैसेंजर होना चाहिए and should not have availed this concession in the preceding 3 years। ये टीआर का जो एग्जेम्पशन है, टीआर एग्जेम्पशन, इसको टीआर कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस का एग्जेम्पशन, ये पिछले 3 साल में उसने नहीं लेना चाहिए कभी। यानी कहने का मतलब क्या है कि अभी 2 साल पहले वो स्विट्जरलैंड से आया था तो उसने एग्जेम्पशन लिया, फिर चले गया चाइना, फिर चाइना से आ रहा है, फिर एग्जेम्पशन चाहता है, तो अपन उसको एग्जेम्पशन नहीं देंगे, क्योंकि ये सेकेंड जो उसका ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस है वो 3 साल के अंदर आ रहा है पिछले वाले के, तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। यानी 2 टीआर का डिफरेंस कितना होना चाहिए, अगर आपको एग्जेम्पशन चाहिए तो एक टीआर आप लेकर आए थे इंडिया, फिर चले गए, फिर दूसरा टीआर लेके आ रहा है, तो उसके बीच का गैप कितना होना चाहिए, मिनिमम 3 इयर्स, 3 साल के बाद आओ फिर एग्जेम्पशन मिलेगा, तो वो उसमें कंडीशन है। तो 60,000 था, फिर 1 लाख हुआ, फिर 2 लाख हुआ, ठीक है। अब आगे चलते, मिनिमम स्टे ऑफ 2 इयर्स और मोर, अगर 2 साल से ज्यादा रहकर आता है तो फिर कितना ला सकता है, तो फिर लिमिट हो जाती है 5 लाख, कितनी लिमिट, 5 लाख। लेकिन इसमें कंडीशंस काफी ज्यादा है। कंडीशन ये है पहला कि मिनिमम स्टे ऑफ 2 इयर्स अब्रॉड, वो तो यही लिखा था 2 साल अब्रॉड रहकर आओ, इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट ऑफ अराइवल इन इंडिया, एंड द शॉर्टफॉल ऑफ 2 months can be condoned by assistant or deputy commissioner of custom। 2 महीने तक का अगर शॉर्टफॉल है तो कंडोन किया जा सकता है, यानी कि 1 साल 10 महीने तो रहे अपन वहां, लेकिन फिर इंडिया आ गए, अभी 2 साल कंप्लीट करके आते तो एग्जेम्पशन मिल जाता 5 लाख तक, लेकिन आप 1-1.5 महीना कम रहकर आए, 2 साल कंप्लीट नहीं हुए, तो गवर्नमेंट बुला के पूछेंगे, ऐसा नहीं कि एग्जेम्पशन नहीं देगा, 2 महीने तक का कंडोनेशन मिल सकता है। देखो वाली का 2 months shortfall can be condoned if the following conditions are satisfied। What are the conditions? Let's see। तो वहां लिखा है, if the early return is on account of terminal leave or vacation being availed of by the passenger। terminal leave यानी कि जो अपनी छुट्टियां बच जाती ना, हमको हर साल इतनी छुट्टियां मिलती है, अगर हम नहीं ले तो बच जाती है, तो हमने लास्ट में उसको खत्म कर दिया, लास्ट में बोला कि चलो मैं इतने महीने जल्दी छोड़ के जाता हूं क्योंकि मेरे लीव बैलेंस है, तो उसको कहते हैं टर्मिनल लीव। और वेकेशन पे भी अपन आ सकते हैं, बीइंग अवेल्ड बाय द पैसेंजर और एनी अदर स्पेशल सर्कमस्टांसेस फॉर रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अब ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या है, जैसे कहीं पे किसी कंट्री में वॉर चालू हो गया, जैसे कुवैत में वॉर हो गया था, कुवैत में वॉर होने से वहां के पूरी इंडियन पॉपुलेशन इंडिया वापस आ गए, अब उसमें हो सकता है कोई टीआर पे आया वापस और वो 2 साल के पहले आ गया, 10 दिन बचे हुए थे, अरे रे, तो क्या उसको एग्जेम्पशन नहीं देंगे? अरे देंगे, बिकॉज द सर्कमस्टांसेस वर नॉट इन हिज कंट्रोल, वो कोई जानबूझ के वापस नहीं आया, आना पड़ा। लेकिन कितना कंडोन हो सकता है, सिर्फ 2 महीने तक कंडोन हो सकता है, 2 महीने से ज्यादा कंडोनेशन अलाउड नहीं है। तो ये फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ऐसा रहता है कि टोटल स्टे इन इंडिया ऑन शॉर्ट विजिट्स ड्यूरिंग द 2 preceding years शुड नॉट एक्सीड 6 months। 2 साल जब तुम बाहर थे तो उसमें बीच बीच में इंडिया आते रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन इंडिया जो आना है तुम्हारा तो वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 6 months इन द लास्ट 2 years। ठीक है, अब यहां भी रिलैक्सेशन है, तो रिलैक्सेशन में क्या बोला है, द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर may condone short visits in excess of 6 months in special circumstances for reasons to be recorded in writing। तो यहाँ पे अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से तुम 6 महीने से ज़्यादा रहे हो तो उसको कंडोन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि तुम बीच बीच में आते रहे माँ से मिलने चलेंगा, फिर 6 महीने हो गए थे, लेकिन जब लास्ट विजिट पे आए थे तो उस वक्त तुम्हारी एंगेजमेंट करवा दी गई और बोला गया कि तुरंत शादी करना है 10 दिन में, अगर नहीं करोगे तो पंडित ने कहा है कि अगले 25 साल तक तुम्हारी शादी नहीं होगी, मुहूर्त खराब। 25 साल तक शादी नहीं होगी, अब बिच करते हैं। अभी शादी करने में वक्त तो लगता है, ऐसा थोड़ी है कि अच्छा लड़की तो मिल भी गई, लेकिन उसके बाद भी तो बहुत सारे रिचुअल सेरेमनीज होते हैं ना, धीरे धीरे करके ही होंगी शादी, ऐसा अचानक कल बोले और आज बैठ गया ऐसा थोड़ी होता है। तो तुम्हारा स्टे जो है वो लंबा गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 6 महीने से ज्यादा हो गया, तो फिर कॉन्डोनेशन ले सकते हो तुम, इट इज अ गुड रीजन, अच्छा रीजन है ना, तो उसको जाके समझाएंगे प्रिंसिपल कमिश्नर को कि देखो ऐसा ऐसा हुआ, फिर 6 महीने खत्म हो रहे थे, फिर मेरी शादी फिक्स हो गई, फिर मेरे को 1 महीना रुकना पड़ा, तो इट इज सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, यू हैव गुड रीजन, तो उसमें कंडोनेशन दिया जा सकता है एंड यू विल बी एंटाइटल्ड फॉर एग्जेम्पशन। और तीसरा कंडीशन वो ये है कि पैसेंजर हैज नॉट अवेल दिस एग्जेम्पशन इन द प्रीसीडिंग 3 years, पिछले 3 साल में तुमने टीआर का एग्जेम्पशन नहीं लिया होना चाहिए, और इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ये कंडीशन फिक्स्ड। फिर उसके बाद 2-3 छोटे रूल्स हैं, एक करेंसी का रूल है, कोई काम का नहीं है, करेंसी का जो इंपोर्टेशन है वो फेमा में गवर्न होगा, बस इतना लिखा है, इट विल बी इन अकॉर्डेंस विद फेमा। फिर आता है अनअकम्पनीड बैगेज। अनअकम्पनीड यानी जो आपके आने से पहले आ गया है या आपके आने के बाद में आता है उसको बोलते हैं अनअकम्पनीड बैगेज, जो आपके साथ में आता है उसको बोलते हैं अकम्पनीड बैगेज। तो अनअकम्पनीड में एग्जेम्पशन मिलेगा क्या, सवाल ये पैदा हुआ, तो आंसर है यस। कैसे, वैसे ही जैसे अकम्पनीड को मिलता है, यानी 50,000 जहां लिमिट है तो वहां 50,000, जहां 15,000 लिमिट है वहां 15,000, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस है। अनअकम्पनीड बैगेज कब आना चाहिए तो वो हम देखते हैं, सिंपल रहता है। तो उसमें लिखा है कि वेरियस प्रोविजंस ऑफ द अबव रूल्स आर आल्सो एप्लीकेबल, provisions of the above rules are also applicable to the unaccompanied baggage unless specifically excluded. If unaccompanied baggage has been in possession abroad of the passenger and is dispatched within 1 month of his arrival in India or such further period as the deputy or assistant commissioner may allow। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप आए, बाहर आई, अरे ऐसा नहीं, आप आए और फिर बैगेज भी आया, तो बैगेज कितने दिन में आ जाना चाहिए, 1 महीने के अंदर आना चाहिए। और अगर कोई स्पेशल रीजन है कि नहीं आ सकता तो एसीडीसी का अप्रूवल ले सकते हो, फिर वो अलाउ कर सकते हैं आपको एक्स्ट्रा टाइम, लेकिन नॉर्मली 1 मंथ में आना चाहिए। सेकेंडली नीचे लिखा है कि आपके आने के पहले भी आ सकता है बैगेज, 2 महीने पहले तक भी आ सकता है, तो वो लिखा है देखो नेक्स्ट पॉइंट में, they said unaccompanied baggage can also land in India up to 2 months before the arrival of the passenger। इन्हें पैसेंजर ने पहले अपने सूटकेस भेज दिए और बाद में वो खुद आया। However, if the passenger is not able to arrive in India within 2 months अब क्या हुआ कि बैगेज तो बैगेज भेज दिया, उसके बाद सिचुएशन खराब हो गई, कंट्री में वॉर चालू हो गया, टेंशन्स बिल्ड हो गए, एयरपोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए, तो तुम 2 महीने के अंदर बैगेज पहुंच गया, तुम नहीं पहुंचे, लेकिन सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड योर कंट्रोल है ना, तो वहां पे कॉन्डोनेशन अलाउड। तो वो लिखा है देखो, ही इज नॉट एबल टू अराइव विद इन 2 months ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड हिज कंट्रोल लाइक सडन इलनेस टू हिमसेल्फ, खुद बीमार हो गया, or any member of his family, or natural calamities,
और डिस्टर्ब्ड कंडीशंस, जो मैंने एग्जांपल दिया, उस कंट्री में वॉर शुरू हो गया, डिस्टर्ब कंडीशंस, disruption of transport or travel arrangements in the country, etc. The assistant or deputy commissioner may extend the said period of 2 months up to maximum of 1 year for reasons to be recorded. यानी 2 महीने को 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, यानी बैगेज आ गया उसके 1 साल के अंदर तुम आ जाओ, ऐसा कहने का मतलब है, सिंपल। फिर एक पॉइंट क्रू बैगेज का है, जो एयरक्राफ्ट पे काम करने वाले लोग हैं, एयर होस्टेसेस, उनका बैगेज। तो इसमें लिखा है कि दीज बैगेज रूल्स आर आल्सो एप्लीकेबल टू मेंबर्स ऑफ द क्रू एंगेज इन फॉरेन गोइंग कन्वेयंस फॉर इंपोर्टेशन ऑफ देयर बैगेज व्हेन दे आर फाइनली पेड ऑफ ऑन टर्मिनेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट। However, other crew members of a vessel and aircraft which will be allowed to bring items like chocolates, cheese, cosmetics, and other pretty gifts, items for their personal or family use for a value not exceeding 1500 rupees. इतनी अच्छी अच्छी चीजें लिखी और बाद में अमाउंट कितना दिया, 1500 रुपए। अब 1500 रुपए में क्या आएंगे, एक चॉकलेट ही लाए तो 1500 रुपए आजकल खत्म हो जाते। यहाँ तो चॉकलेट भी लिखा है, फिर चीज भी लिखा है, फिर कॉस्मेटिक्स भी लिखा है, ये सब आइटम और गिफ्ट आइटम भी, सब मिला के 1500 रुपए तक ला सकते। कौन, क्रू मेंबर्स। फिर फैमिली का एक डेफिनेशन दिया है, फैमिली यानी कौन, तो लिखा है इंक्लूड्स ऑल पर्सन्स हु आर रिसाइडिंग इन द सेम हाउस एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम डोमेस्टिक एस्टैब्लिशमेंट। सेम घर में रहते हैं और खाना पीना सबका एक ही है। फिर लास्ट में एनेक्शर्स दिए हैं 1, 2 and 3। उसमें क्या क्या आता है देखो, 1 में है फायर आर्म्स यानी बंदूक, कार्ट्रिजेस ऑफ फायर आर्म्स यानी गोली, एक्सीडिंग 50 के ऊपर अलाउड नहीं है ड्यूटी फ्री में, 50 तक ला सकते हो। देन सिगरेट्स एक्सीडिंग 100 और सिगार्स एक्सीडिंग 25 और टोबैको एक्सीडिंग 125 ग्राम्स, वो टैक्सेबल होंगे। देन अल्कोहलिक लिकर और वाइन्स इन एक्सेस ऑफ 2 लीटर्स टैक्सेबल, यानी 2 लीटर तक ला सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। देन गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स एंड फ्लैट पैनल टेलीविजन, आजकल जो आते हैं फ्लैट पैनल। देन एनेक्चर 2 जो है उसमें कलर टेलीविजन, वीडियो होम थिएटर सिस्टम, डिश वॉशर, ये सब आइटम्स है उसमें। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स ऑफ 300 लीटर्स, डीप फ्रीजर, वीडियो कैमरा, देन सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स एंड गोल्ड और सिल्वर अदर देन ऑर्नामेंट्स। और एनेक्चर 3 VCP, VCR, then digital video disc player, music system, air conditioner, microwave oven, word processing machine, fax, portable photocopying machine, washing machine, electrical या LPG range, personal computer, desktop computer and laptops and all, and domestic refrigerators of up to 300 liters or its equivalent, यानी 300 लीटर से छोटा वाला जो है। फिर उसके नीचे कोई काम का पॉइंट नहीं है। consequential amendments have also been made in custom baggage declaration regulations, वो तो ठीक है। फिर उसके बाद में एक नोटिफिकेशन दिया है 136/1990 प्रोवाइडिंग इफेक्टिव रेट ऑफ ड्यूटी ऑन बैगेज, रेट ऑफ ड्यूटी के बारे में बात कर रहा है, हैज बीन सुपरसीडेड बाय नोटिफिकेशन नंबर 26/16। द रेट ऑफ ड्यूटी हाउएवर रिमेन्स 35%, बैगेज का रेट 35% था और अभी भी 35% है। नोटिफिकेशन बदल गया है लेकिन रेट अभी भी सेम रखा उन्होंने। एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल टू फायर आर्म्स, कार्ट्रिजेस ऑफ फायर आर्म्स एक्सीडिंग 50, सिगरेट, सिगार्स और टबैको जो एनेक्चर 1 में थे गुड्स।
in excess of the quantity prescribed for importation free of duty under the relevant baggage rules and goods imported through courier service. इसमें लिमिट्स होती है, वो लिमिट के ऊपर अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा ना कोई खास काम का नहीं है, और लास्ट वाला भी कोई काम का नहीं है। Earlier, the domestic passengers traveling along with international passengers in the international flight flying in its domestic leg were required to file customs declaration form. Now the domestic passengers who board international flights in the domestic leg are not required to file such customs declaration form. इनको फॉर्म फाइल करने से एग्जाम किया है। किसको? देखो होता क्या है, व्हाट दिस मीन्स, ये आपको नहीं समझ में आएगा शायद, तो मैं समझा दूं। जैसे सिंगापुर से प्लेन आ रहा है, तो सिंगापुर से प्लेन आ रहा है तो ये क्या करता है, पहले जाता है चेन्नई, फिर चेन्नई से जाता है दिल्ली, और दिल्ली से फिर वापस जाता है सिंगापुर। तो ये जो लेग है ना, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक लेग। तो होता क्या है कि एक पैसेंजर है जो दिल्ली का है, या दिल्ली के आजू बाजू आगरा का पैसेंजर, आगरा का रेसिडेंट है, सिंगापुर से आ रहा है, तो चेन्नई में उतरेगा क्या वो प्लेन से? नहीं, वो बोलता है कि भैया मैं यहाँ का ही को उतरूँ, मैं सीधा जाऊंगा दिल्ली। खैर, उसको तो अपन इंटरनेशनल टूर मानेंगे। लेकिन होता क्या है कभी कभी कि एक पैसेंजर, जब ये फ्लाइट यहाँ लैंड हुआ चेन्नई में, तो कुछ लोग उतर गए, सीट खाली हो गई, तो जो डोमेस्टिक पैसेंजर्स थे जो चेन्नई से दिल्ली जाने वाले थे, वो बैठ जाते उसके अंदर। और इसमें टिकट्स बहुत सस्ती मिलती है, आपको मालूम है। ये प्लानिंग बताता हूँ यहाँ आपको मैं, टैक्स प्लानिंग नहीं है, कॉमन सेंस प्लानिंग है, कि ऐसे जो सिटीज है ना मेट्रोपॉलिटन, चेन्नई, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स जाते रहते हैं। अगर अपन डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट बुक करेंगे, जैसे इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट एंड ऑल, तो ये बहुत कॉस्टली टिकट देते हैं, 5,000 6,000 का उनका टिकट है। और जो इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड हुआ है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट में से जाना पड़ता है इसको, वहां से जाओगे तो ये मिलेगा। तो इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड हुआ है, से मलेशियन एयरलाइंस, तो मलेशियन या सिंगापुर एयरलाइंस का प्लेन यहाँ पे लैंड हुआ है। अब वो यहाँ से दिल्ली आने वाला है, तो चेन्नई से कस्टमर्स पकड़ता है, वो सस्ते में टिकट दे देता है, क्योंकि बहुत सारे सीट खाली हो गए हैं। यहाँ से यहाँ जब प्लेन जाता है तो वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्न कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे लोगों को 2,000-3,000 में टिकट दे देते हैं कि आओ बैठ जाओ, वैसे भी हमारा प्लेन खाली है, कुछ तो होगा, मार्जिनल इनकम तो आएंगी, इंक्रीमेंटल इनकम, तो उनको बिठा लेते हैं। अब है ये इंटरनेशनल फ्लाइट, तो जब ये चेन्नई से दिल्ली पहुंचेगा, तो ये जो लोग जो चेन्नई में बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करेंगे क्या? जब आप उतरते हो तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ता है कि हमारे बैगेज में क्या क्या है, तो वो फाइल करेंगे ये लोग। अरे नहीं, ये तो यहीं से चढ़े हुए ना, चेन्नई से दिल्ली आ रहे हैं, ये कोई सिंगापुर से थोड़ी आ रहे। हाँ, जो लोग सिंगापुर से आ रहे थे वो फाइल करेंगे, लेकिन जो चेन्नई से दिल्ली आ रहे उनको पहले फाइल करना पड़ता था, अब उसमें अमेंडमेंट आ गया है, तो उसमें बोला है कि अब ये फाइल करने की जरूरत नहीं है। सिंपल। तो इस तरह से ये पूरे बैगेज रूल्स है, इसको 2-3 बार पढ़ के रखना है, उसके जो फिगर्स है उसको याद करना है। ठीक है, वेरी गुड।